हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ, एसएससी एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 8 मई को। माइग्रेटरी क्या रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो क्या ट्रैवल करती हैं, जो बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उसी के बेस पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है सिंग फ्लाई सॉर लाइक अ बर्ड, ये थीम है, प्लीज़ याद रखिएगा बिकॉज थीम ही ज़्यादातर पूछी जा रही है एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया क्या है? एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को एवरी ईयर। एम क्या है कि इंक्रीज़ करना जो अवेयरनेस है अबाउट थैलेसीमिया, मतलब जो लोगों में एंजाइटी रहती है, डर रहता है, इससे रिलेटेड पेशेंट की हेल्प की जा सके ताकि वो नॉर्मल जो लाइफ है वो स्पेंड कर सके, बर्डन जो रहेगा इस डिजीज़ का वो कम हो सके पेरेंट्स के दिमाग से। अगर थीम जो है इसकी देखें तो इंपॉर्टेंट है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। प्लीज़ थीम्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइन है रेड क्रॉस का, एम्बुलेंस पे आपको कई बार देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो 8 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। स्पेशली ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। जो रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी डोरेंट, इनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। स्विस ह्यूमैनिटेरियन हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1901 में। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके द्वारा भी नोबेल प्राइज़ जीता गया 3 बार, 1917, 1944, 1963। थीम जो है इसकी हैशटैग अनस्टॉपेबल इसकी थीम है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड है ये चीज़ें, हेल्थ का इशू काफ़ी कोविड-19 की वजह से आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, ये चीज़ें पूछने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम पढ़ने से पहले आइए पहले ये देख लेते हैं। हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल में टोटल हमारे कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में उस पर ओनली सेंटर लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट जो राज्य है वो लॉ बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। यूनियन लिस्ट में ऐसे देख सकते हैं आप सब्जेक्ट डिफेंस से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरवेज, स्पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, कॉइन्स जो रहेंगे ये किसके मैटर्स हैं, किसके सब्जेक्ट्स हैं? यूनियन लिस्ट के। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्वर, ट्रेड एंड कमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये किसकी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। यहाँ पे ओनली स्टेट ही लॉ बना सकेगा। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, अल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशंस, ठीक है। इस लिस्ट से रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो फार्म बिल्स आए हैं, फार्मर बिल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये तो स्टेट लिस्ट में है, बट कॉन्करेंट लिस्ट में आपको ट्रेड का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहेगा? स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉ बनाएंगे, इसलिए सेंटर फॉर्म बिल्स लेके आया क्योंकि ये इंटरलिंक करता है एग्रीकल्चर और ट्रेड आपस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एजुकेशन जो था वो पहले कौन सी लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट में था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का आया, उसी के तहत एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। पुलिस जो है ये भी कौन सी लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। हेल्थ का जो पॉइंट है वो भी किस में है? स्टेट लिस्ट में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। पीसीएस में पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, ठीक है। एफकेट के एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला। अगर साइबर लॉ की बात करें ये किस में आती है? रेजिड्री पावर में। जो बची हुई पावर रहती है यानी कि रेजिड्री पावर वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर के पास पावर है कि इस पे क्या मैटर्स, इस मैटर्स पे क्या लॉ बनाए।
तो न्यूज़ में क्यों है ये साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम? ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह के द्वारा अभी बोला गया कि साइबर जो वॉलंटियर प्रोग्राम में काम तो हम कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है। बिकॉज 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल जो है, ठीक है, उसमें स्टेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। उसके अंडर जो है आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में है। तो सेंटर की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो उस पर लॉ बनाए। ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। मिनिस्ट्री के द्वारा साइबर क्राइम से रिलेटेड एक ग्रीवेंस पोर्टल उसको भी जारी किया गया, cybercrime.government.in। एम क्या है इसका, इस ग्रुप का, कि साइबर क्राइम वॉलंटरी अनलॉफुल जो कंटेंट देखने को मिलता है इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। बेसिक एम यही रहता है कि गलत एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, सर्विलेंस करता है, पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट जो रहता है इनकरेज करता है सिविलियंस को कि वो ऑनलाइन रिपोर्ट दायर कर सकें जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए। प्रोग्राम जो है इसमें इंक्लूड किए जाने थे 500 वॉलंटियर, 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर्स, 50 साइबर एक्सपर्ट। नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट की अगर बात करें तो ये साइबर क्राइम वॉलंटरी प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट है। और ये पार्ट किसका है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च की गई? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जनवरी 2020। प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया अक्टूबर 2018 में। एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है? 415.86 करोड़। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चंस बनने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुर स्टेट से रिलेटेड। मणिपुर के जो हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा म्यांमार से जो कई सारी कम्युनिटीज़ आती हैं उसको लेकर कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, गाइडलाइन इशू की गई हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं। मणिपुर हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा बोला गया कि जो सेफ पैसेज है, 7 जो म्यांमार नेशनल्स आए हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, बॉर्डर टाउन इन मणिपुर, हमारी कंट्री में जो आए हैं, ठीक है, कहाँ से? म्यांमार से। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो रिफ्यूज़ी है न्यू दिल्ली में, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1962 टू 2011 तक मिलिट्री रूल रहा। 2011 टू 2021 अगर देखें तो क्वाज़ी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और रिफॉर्म्स। 2021 अगर प्रेजेंट की बात करें तो मिलिट्री रूल अभी देखने को मिल रहा है। मणिपुर हाई कोर्ट में अगर ये चीज़ें अगर देखें तो कोई भी क्लियरेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ग्रांट जो असाइलम है, ग्रांट असाइलम की अगर बात करें तो ग्रांट असाइलम करना इस तरीके से कि लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजी को नेबरहुड्स कंट्रीज़ के लिए, और साथ ही साथ मेनली जो रिफ्यूजीज़ आए हैं वो कहाँ से आए हैं? अफ़गानिस्तान और म्यांमार से। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का हमारी कंट्री के द्वारा साइन नहीं किया गया, बट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की बात करें तो ये हमारी कंट्री के द्वारा साइन किया गया। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है 1966 के, ये भी हमारी कंट्री के द्वारा साइन किया गया। आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो राइट ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट, ठीक है, ये क्या होता है राइट ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट? अब यहाँ देखिएगा, एक मिनट मैं यहाँ पे मैप बनाती हूँ समझने के लिए, ठीक है, कैसा वन है इट डज नॉट मैटर, ठीक है, समझने के लिए ये मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार की जो बाउंड्री है, यहाँ से क्या है, जो रहते हैं माइग्रेंट हमारी कंट्री में आए हैं, इसमें क्या रहेगा, अगर कोई भी हमारी कंट्री में आता है तो ये आर्टिकल 21 के प्रोविजंस कहते हैं कि राइट ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन जो है अपनी जान बचाकर हमारी कंट्री में आए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वापस मरने के लिए उनको अपने देश में वापस नहीं भेजना है, ठीक है, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना हो जाए। इंडिया म्यांमार शेयर करते हैं टोटल बाउंड्री कितनी, 1643 किलोमीटर। ठीक है, म्यांमार के साथ हमारी स्टेट की सबसे ज़्यादा कौन सी बाउंड्री टच करती है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
फैमिलियर टाइज हैं इस कंट्री के साथ, कोई भी बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, पॉरस, ठीक है, कोई भी आ जा सकता है। फ्रीली मूवमेंट है विद इन 16 किलोमीटर अदर साइड। बॉर्डर पासिस देखने को मिलेंगे, इशू किए जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अप टू 2 वीक्स तक हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार जो कंट्री है, ठीक है, नाइपाई दो इसकी कैपिटल है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट है रोहिंग्या माइग्रेटेड जो हुए हैं म्यांमार में, रोहिंग्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से जो रोहिंग्या कम्युनिटीज़ है हमारी कंट्री में माइग्रेट होकर हमारी कंट्री में इन्होंने एंटर किया रेखाइन स्टेट से, ठीक है। सितवे पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चितगोंग जो है आइलैंड, ये बांग्लादेश में है, ये प्लीज़ आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ में काफ़ी थे ये रीजंस। आइए देखते हैं आगे क्या है। रखाइन जो प्रोविंस है अराकन रीजन में देखने को मिलेगा। 186,000 रोहिंग्याज 2012 से हमारी कंट्री में आए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली चिन एथनिक ग्रुप की। पुलिसमैन ने क्या किया, शूट किया प्रोटेस्टर पर। इंडिया की अगर बात करें तो डिक्लेयर किया इन्होंने रिफ्यूज़ी को इलीगल माइग्रेंट नाम दिया रिफ्यूज़ीज़ को, अंडर जो है फॉरेन एक्ट और इंडियन पासपोर्ट एक्ट। फॉरेन एक्ट कौन से ईयर का, ये भी आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इंडियन पासपोर्ट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 का। डिस्क्रिमिनेट किया गया बिटवीन रिफ्यूजीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड इंडियन सिटीजनशिप। आई होप आपको ये आर्टिकल्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, आरबीआई यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया गया। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, आइए पहले इसको देखते हैं। ग्लोबल के जो भी सेंट्रल बैंक है और उनकी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या कारण है क्लाइमेट चेंज के, ताकि उसको किस हिसाब से फाइनेंशियल सिस्टम को हम तैयार कर सके, तो आरबीआई इसका पार्ट बना है। रीडायरेक्ट करता है फाइनेंशियल फ्लो को, ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो को क्या करेगा, ये रीडायरेक्ट करता है। ऑर्डर करेगा, इनेबल जो रहती है लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ। पेरिस वन प्लैनेट समिट देखने को मिली दिसंबर 2017 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। होस्ट किसके द्वारा की गई, फ्रांस के द्वारा। क्लाइमेट फाइनेंस क्या रहता है कि जो लोकल लेवल से सब मिलकर एक साथ आए, पब्लिक प्राइवेट मिलकर पैसा इकट्ठा करें ताकि सब मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। लोकल, नेशनल, ट्रांसफॉर्मिंग, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सपोर्ट किया जाता है मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शन जो रहता है, एड्रेस जो क्लाइमेट चेंजेस का जो इशू है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। इसमें बोला गया जो क्लाइमेट एक्शन है उसके द्वारा काफ़ी इन्फेक्शन डिजीज़ फेलियर रहा, हाईएस्ट रिस्क देखने को मिला, काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला लोगों की लाइफ पे। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है उसके द्वारा बोला गया कि काफ़ी लॉस देखने को मिला। इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीडीपी जो है 2050 तक और भी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और 1178 बिलियन का लॉस भी देखने को मिल सकता है। नॉन प्रॉफिट जो शक्ति फाउंडेशन है, इंडियन कंपनी, क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर स्पेस किया गया ड्यू टू लैक ऑफ रेलिवेंट एक्सपर्टीज़। लिमिटेड जो है एक्सेस रेलिवेंट टूल्स हैं, मेथोलॉजीज हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट नॉलेज है। न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने अनाउंस किया इससे रिलेटेड लॉज रिक्वायर्ड जो रहेगी फाइनेंशियल फर्म। डिस्क्लोज किया गया क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़। क्लाइमेट चेंज किस कारण होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग रहती है जो क्रिएट होती है, ये चीज़ें ह्यूमन जो इंड्यूस करते हैं एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, प्लीज़ इसका भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रिजल्ट जो है लार्ज स्केल पे देखने को मिला, वेदर का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ। लो कार्बन इकोनॉमी, लो फॉसिल फ्यूल्स, डीकार्बोनाइज इकोनॉमी देखने को मिली। इकोनॉमी बेस्ड जो लो कार्बन पावर रिसोर्सेज हैं, मिनिमल आउटपुट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इनटू एटमॉस्फेयर, स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड। पुलियार कम्युनिटी, नेक्स्ट क्या है, पुलियार कम्युनिटी जो है ये भी न्यूज़ में है। 2 जो ट्राइबल सेटलमेंट देखने को मिला, कट्टू पट्टी एंड कुजीही पट्टी ऑफ पुलियार कम्युनिटी विद इन लिमिट ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में, ठीक है। एनुअल फेस्टिवल देखने को मिला, जो लोकल डाइटी है इनकी वेरापतन। पुलियार को पुलिया, होलिया और चीरामार के नाम से जाना जाता है। ये मेन सोशल ग्रुप है जो पाए जाते हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु
स्टेट में। ये जो शेड्यूल कास्ट हैं जो केरला और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। पुलियास जो है नोटेड करते हैं, जैसे म्यूज़िक, क्राफ्टमैनशिप, इनका जो मेन पर्पस रहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहती है इनकी। और इंक्लूडेड है कोलाम, थुलाल, मास्क डांस इसमें इंक्लूडेड है, ये पार्ट है इनके रिचुअल्स का। मुद्दियात्तम हेयर डांस जो रहता है, जो रीज़न रहता है इसका फर्टिलिटी रिचुअल्स के कारण। महात्मा अन्याकली, ये यहाँ के क्या थे, पुलिया किंग थे। अन्यामलाई जो है टाइगर रिजर्व, ये वन ऑफ द 4 टाइगर रिजर्व में से एक है तमिलनाडु की, और ये पार्ट है सदर्न वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। टोटल वेस्टर्न घाट्स में कितने स्टेट्स आते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपके साथ साथ रिवीजन भी होती रहेगी। क्लियर। और ये पार्ट है अन्नामलाई परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व का, जो डिक्लेयर किया गया इसको एज अ एलिफेंट रिजर्व 2003 में। सराउंडेड है ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ऑन द ईस्ट, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इराविकुलम नेशनल पार्क ऑन साउथ वेस्टर्न साइड, ठीक है। रिजर्व जो है किसके द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेंजेस आप याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसमें इंक्लूडेड है अमरावती, उदुमपेथ, पोलाची, उलेंडी, वलपराई, मनाम, बोली, ठीक है। ट्राइब्स जो हैं, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, बिकॉज प्रीवियस आप अगर पेपर उठा के देखिए उसमें मैचअप्स के लिए आ जाती हैं कि कौन सी ट्राइब कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं। थादर, मलासर, मलाई मासर, पुलियार्स, मुद्दुवार्स, ठीक है, ये आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी। अदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं तमिलनाडु में, यानी कौन कौन से हैं, मुद्दमलाई टाइगर रिजर्व, कलाकड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व, सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया आप याद रखिएगा जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं बेसिकली, ये वो जोन्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। जो नेशनल पार्क्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, टाइगर रिजर्व्स रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है ये सारे क्या है, मेजर हैं इको सेंसिटिव जोन जो है हमारी इंडिया के, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इसके तहत। तो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, इसका भी आंसर मेरे को दीजिएगा। इनके द्वारा नोटिफाई किया गया है इको सेंसिटिव जोन जो है अराउंड थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। फ्लेमिंगो क्या है, एक हिसाब का बर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लेमिंगो बर्ड है, ठीक है। तो इसको, इस सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इको सेंसिटिव जोन जो है वो बफर प्रोटेक्टेड एरियाज है जो रिड्यूस करते हैं डेवलपमेंट प्रेशर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है वो सेकंड मैरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र आफ्टर मालवन सेंचुरी। मालवन सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, प्लीज़ इसका आंसर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वेस्टर्न बैंक जो है थाने क्रीक में ये लाई करता है। रिकॉग्नाइज किया गया इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, TCFS, यानी कि थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है ये, इसमें 39 कैटेगरीज पाई जाती है मैंग्रोव स्पीसीज़ की, 167 स्पीसीज़ पाई जाती है फ्लेमिंगोज की, ठीक है। इनकी 167 स्पीसीज़ पाई जाती है। थाने क्रीक की अगर बात करें तो शोर लाइन मिस की जो बाउंड्री है अरेबियन सी के पास देखने को मिलती है। क्रीक जो है डिवाइडेड किया गया 2 पार्ट्स में, गोंड बेंडर थाने स्ट्रेच और थाने ट्रॉम्बे स्ट्रेच, ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया इस क्रीक को। क्रीक जो है वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू सेस्मिक फॉल्ट, रन करते हैं ये यूरेंटू थाने। प्रोटेक्टेड एरिया जो है महाराष्ट्र के संजय गांधी नेशनल पार्क, टटोबा अंधरी टाइगर रिजर्व, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उमेद पयोनी खरधला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिहादरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नावेगांव नेशनल पार्क। नेक्स्ट है G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। यूनियन मिनिस्टर जो हैं ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया G20 टूरिज्म मिनिस्ट्री मीटिंग में, जो इटली के द्वारा हेल्ड की गई 4 मई को। एम क्या है इसका, कि कोलैबोरेट करना, प्रोटेक्ट करना जो टूरिज्म बिजनेस है, जॉब टेकिंग इनिशिएटिव्स लेके आना, फ्रेमवर्क पॉलिसी लेके आना, गाइडलाइंस इशू की गई इसमें कि कैसे सपोर्ट किया जा सके, सस्टेनेबल किया जा सके, रिसाइलेंट रिकवरी कैसे लेके आनी है ट्रैवल और टूरिज्म की फील्ड में। इंडिया की अगर बात करें तो ये कंटिन्यू सपोर्ट करता है कॉर्पोरेशन, और इंश्योर किया गया फर्दर प्रोग्रेस जो इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी देखने को मिलेगी 2022 में। वेटरन म्यूजिक कंपोजर जो है वनराज भाटिया, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये बेस्ट नोन कंपोजर माने जाते थे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में, ठीक है। तो
ये कंपोज इन्होंने किया म्यूज़िक फॉर एडवर्टाइजमेंट फिल्म, फीचर फिल्म, ठीक है, मेन स्ट्रीम फिल्म। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन फॉर टेलीविज़न फिल्म तामस 1988 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के लिए 1989 में इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर है पद्मश्री 2012 में इनको नवाजा गया इस अवार्ड से। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कितने हैं, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया और पहला भारत रत्न किन 3 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया और हाल ही में रिसेंटली किनको भारत रत्न दिया गया, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एन रंगस्वामी के द्वारा पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली गई है। जो ओथ दिलाई गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं तमिलिसाई, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया था, इनका नाम भी याद रखिएगा। तमिलिसाई जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी के, उनके द्वारा ओथ दिलाई गई है। हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, ये आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 71 ईयर ओल्ड हैं चीफ मिनिस्टर जो पुडुचेरी के बने हैं। फ्रॉम 2011 टू 2008 मेंबर जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 2011 टू 2016 तक ये मेंबर रहे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो लास्ट कुछ डेज़ की पीडीएफ बची हुई थी वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।